चेंज कर दिए थे। कल आपके पास ए स्टार की एडजॉइंट ऑफ ए की डिफिनीशन आ गई थी। एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए स्टार, और ए स्टार इज नथिंग बट ए बार का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज बार। बार निकाल के कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज निकालो, या ट्रांसपोज निकाल के कॉन्जुगेट निकालो। तो मैट्रिक्स आती है उसको, इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों नाम है। ये मैट्रिक्स आई कैसे थी, जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आ रहे थे, ए जे आई बार। अगर ए आपकी ए आई जे मैट्रिक्स है, अगर इसकी एंट्री ए आई जैसे दिखा रहे हो, इसके जो एंट्री आते थे पहले ट्रांसपोज, तो ए जे आई हो गया ट्रांसपोज। सोचो पहले ट्रांसपोज ए जे आई हो गया, और फिर उसका बार। इससे भी सोचो, पहले बार लिया गया होगा इसका ए बार किए होगे तो ए आई ए बार आया होगा, और फिर इसका जब ट्रांसपोज किए होगे ए जे आई हो गया होगा। अगर ए इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ए स्टार हमेशा इस फॉर्म में होगा, ए जे आई बार। तो बनता कैसे, बेसिकली ए का बार निकालो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स है, देन ट्रांसपोज निकालो, या ट्रांसपोज निकाल के कॉन्जुगेट निकालो एक ही मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स 2x2 की मैं दे रहा हूँ, 1 + i 2 - i 3 और 4, और आपसे पूछा जाए ए स्टार क्या होगा, व्हाट इज ए स्टार, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होगा। तो दोनों आप क्या करो, चाहे पहले बार निकाल लो फिर ट्रांसपोज निकाल लो, चाहे ट्रांसपोज निकाल लो फिर बार कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो पहले सबसे अच्छा तरीका है कि बार ही निकाल लिया जाए। तो बार निकालोगे तो इसका क्या आएगा, 1 + i का बार मतलब कॉन्जुगेट, यानी 1 - i। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - i। इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, 2 + i। और ये रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट यही रहेगा, ये रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट यही रहेगा। और फिर इसका ट्रांसपोज करना है, अभी तो कॉन्जुगेट निकाले फिर ट्रांसपोज। आपकी मैट्रिक्स निकल के आई, आपका पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 1 - i 2 + i 3 4। ये आपका एडजॉइंट, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो निकालने का तरीका बिल्कुल यही है। ये इस डिफिनीशन को ध्यान से समझ लो, प्रूफ में ये यूज होता है, और निकालने की टेक्निक में ये यूज करना। जब ए स्टार निकालना हो तो ये टेक्निक यूज करना, चाहे जो तुमको पसंद हो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तो बातें एक ही है, बातें एक ही है। अब जैसे आप टी स्टार के आधार पे टी की कैटेगरी डिफाइन किए थे कि टी स्टार बराबर टी तो हर्मिशियन, टी स्टार बराबर -t इसक्यू हर्मिशियन, टी स्टार बराबर टी इनवर्स तो यूनिटरी। वैसे मैट्रिक्स का भी होगा। तो अब डिफिनीशन लिखो आगे, लेट ए बिलोंग्स टू MNF। MNF जहां आपकी फील्ड, आजकल मैट्रिक्स जेडपी पे भी आ रही है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ फील्ड आर और सी ले सकते हो, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में आर और सी फील्ड का ही काम किया जाएगा। लेकिन आज जो प्रेजेंट सिनारियो में मैथमेटिक्स चल रही है वहाँ जेडपी पे भी मैट्रिक्स आ रही हैं, जेडपी भी मैट्रिक्स एफ इक्वल टू आर आर सी। देन ऐसे एक साथ लिखो, देन वी से दैट, वी से दैट। वो आते तो भगा दिए जाते, आप परेशान मत होइए, अब वो आते तो भगा दिए जाते, मैं आया ही इसीलिए हूँ। कभी जान नहीं रहे, मैं बहुत जितना सीधा हूँ, दोबारा दिख गए ना मुझे तो उनको मैं बताता हूँ, दोबारा कहीं भी दिख गए। वी से दैट, वी से दैट, और जिसको भी कोई आपत्ति हो मुझसे सीधे बात करे, उसका पैसा रिफंड हो जाएगा। सीधे बात कर, बदतमीजी भरा मैसेज नहीं, आप सब लोगों को भी बता दे रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे भिखमंगई नहीं करना है, ठीक है। वी से दैट, जो भी मन में आए लिख दो, ऐसे खरीद नहीं लियो 6,000 रुपये 5,000 4,000 रुपये भर भर के 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, बोले की तमीज नहीं है आपको, ठीक। और सोच रहा था वो आए, लेकिन आए नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आए, अच्छा किए। और जो उनके दोस्त सहपाठी हैं उनको मना भी कर देंगे कि मुझे कभी मत दिखें, ये कभी मत दिखें,
अगर दूर से मैं दिख जाऊं तो रास्ता बदल लें। वी से दैट देन बदतमीज आदमी से बदतमीजी से ही बिहेव करना चाहिए। एक पैसे की तमीज नहीं है, क्या बोलना है, क्या लिखना है। क्रिकेट सिखा रहे हैं हमको। वी से दैट ए इज हर्मिशियन इफ ए स्टार इक्वल टू ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए अगर ए के बराबर है तो उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलोगे। प्रोवाइडेड, एक चीज ब्रैकेट में लिख लेना, प्रोवाइडेड यहाँ फील्ड सी, यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर की बात कर सकते हो। हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात आप कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर करते हो, नॉट रियल फील्ड के ऊपर। हाँ, नहीं ऐसा तुमको लग रहा है क्योंकि लीनियर ऑपरेटर के लिए लिखवा दिया हूँ, मैट्रिक्स के लिए नहीं लिखवाया हूँ, मैट्रिक्स के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हर्मिशियन का, वो फील्ड सी होगा। अब वो अलग बात है कि सी के अंदर आर कंटेन है, वो अलग बात है, लेकिन जनरली ये जो हर्मिशियन का कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर। यानी अब ये आपका सी है, इस पे कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर तो आर बैठा है तो उसके लिए भी वैलिड है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको बोलते हैं रियल हर्मिशियन, अगर एंट्री रियल हो जाए तो उसको रियल हर्मिशियन बोल देते। ये जो कंसेप्ट पहली बार लड़कों सालों साल तक यही नहीं समझ पाते कि हर्मिशियन और क्या नाम है सिमेट्रिक में अंतर क्या होता है। जब आप हर्मिशियन बोलते हो तो फील्ड आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, जब आप सिमेट्रिक बोलोगे तो फील्ड हमेशा आपकी रियल होगी, फील्ड हमेशा आपकी रियल होगी, दोनों कंसेप्ट सेम है। हर्मिशियन मतलब फील्ड आप कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हो, और जब सिमेट्रिक लिखवाऊंगा अभी इसका मतलब फील्ड आप रियल लेके चल रहे हो। वी से दैट ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ, और ये जितने भी क्लास बनाए जा रहे हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स का है, ये साफ साफ लिखा गया है, मैंने एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये जितने भी डिफिनीशन है वो ना स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हैं। ऐसे अगर किसी का एडजॉइंट खुद वही आ जा रहा है, तुम्हें बताओ एक नाम और दे सकते हो। अगर कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाले और वही मैट्रिक्स आ जा रही है, मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट यही आ रहा है। हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, हर्मिशियन को कभी कभी सेल्फ एडजॉइंट भी लिख के दे देता है एग्जाम में। हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट का मतलब उसका एडजॉइंट निकालो और वही मैट्रिक्स आ जा रही है। तो हर्मिशियन के केस में वही हो भी रहा है, इसका एडजॉइंट निकाल रहे हो और वही मैट्रिक्स आ गई। सेकेंड वन, वी से दैट हर्मिशियन का ही एनालॉग सिमेट्रिक है। वी से दैट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब बात करोगे तो आप फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, आर तक सिर्फ सोचोगे, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, सिर्फ आर तक सोचोगे, आर तक, यानी ये समझो लिखा भर नहीं जाता रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट रियल फील्ड पे है, उसकी एंट्री हमेशा रियल होगी। वी से दैट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए, अभी लिखना मत, थोड़ा समझना, ए स्टार बराबर ए स्टार बराबर ए। और अगर आप कह रहे हो कि जो सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है वो रियल मैट्रिक्स के लिए है, तो बाय डिफिनेशन ए स्टार आपका क्या था? ए बार का ट्रांसपोज, ये तो था ए बार का ट्रांसपोज। और जब आपकी मैट्रिक्स रियल है तो ए बार क्या आएगा? अगर मैट्रिक्स रियल है तो ए बार क्या आएगा? ए बार ए ही आ जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ए स्टार ए आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बन जाता है, तो सीधे ये लिखो ए ट्रांसपोज दैट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, क्योंकि ए स्टार ए ट्रांसपोज हो जाएगा अगर फील्ड रियल है। ये बगल में जरूर लिखते रहना, प्रोवाइडेड, ये कॉन्सेप्ट तभी है जब फील्ड आर हो आपका, प्रोवाइडेड फील्ड एफ इक्वल टू आर।
थर्ड वन, जैसे वहां पढ़े थे हर्मिशियन के बाद स्क्यू हर्मिशियन, तो वी से दैट, ये स्क्यू हर्मिशियन भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। वी से दैट ए इज स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन में हमेशा आप एच कैपिटल लिखोगे, ठीक, कभी भूल से शॉर्ट मत लिखना, शॉर्ट फॉर्म में हर्मिशियन में हमेशा एच कैपिटल लिखोगे। वी से दैट ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड फील्ड आपकी, ये कॉम्प्लेक्स फील्ड का कॉन्सेप्ट है, प्रोवाइडेड फील्ड इज सी। फोर्थ वन, अब आपको आइडिया लग गया होगा, वी से दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, फील्ड आपकी रियल हो जाएगी और ए स्टार फिर निकल के ए ट्रांसपोज आ जाएगा, जैसे वहां दिखाया था आपको ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालना जानते हो, रो को कॉलम में बदल देना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड फील्ड इज आर, ये कॉन्सेप्ट रियल फील्ड का है। फिफ्थ वन, वी से दैट ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, जैसे वहां था वैसे डिफिनेशन में ट्रांसफर कर रहा हूं। वी से दैट ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर आ जाए, ए इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा बताओ, अगर ये है तो आर इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हो? आर इक्विवेलेंटली थोड़ा सोच के बताओ, आर इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हो? क्योंकि आपको पता है ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी दे देगा, इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए भी आइडेंटिटी दे देगा, और ए इनवर्स आपका है क्या? ए स्टार। आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो ए स्टार इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए स्टार, इंटू का मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, आर्डिनरी मैट्रिक्स, रो कॉलम वाला मल्टीप्लीकेशन, आर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, या कुछ लोग सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बोल देते हैं। तो ये आपका क्या आएगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अगर ए स्टार ही ए इनवर्स है तो चाहे उसको राइट से मल्टीप्लाई, चाहे उसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, चाहे राइट से मल्टीप्लाई करो, प्रोड्यूस कर देगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। ये भी कंसेप्ट जो आपका है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड फील्ड इज कॉम्प्लेक्स, प्रोवाइडेड फील्ड इज कॉम्प्लेक्स। इसी का एनालॉग वर्जन रियल फील्ड में क्या है? ऑर्थोगोनल। वी से दैट ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ, जब आप ऑर्थोगोनल की बात करोगे तो रियल फील्ड के ऊपर, ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट रियल फील्ड के ऊपर, फिर ए स्टार आपका क्या निकल के आ जाएगा? ए ट्रांसपोज। अगर फील्ड रियल है तो ए स्टार ए ट्रांसपोज ही हो जाएगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ए स्टार इज नथिंग बट ए बार का ट्रांसपोज। और अगर आपकी फील्ड रियल है, इसकी सारी एंट्री रियल है, तो कॉन्जुगेट ऑफ ए ही निकल के आ जाएगा। सारी एंट्री का बार करोगे और रियल है तो वही तो निकल के आएगा, ए ट्रांसपोज। तो ए स्टार ए ट्रांसपोज हो जाता है अगर आपकी फील्ड रियल है। तो यहाँ क्या लिखोगे? वी से दैट ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ए स्टार इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए स्टार आपका ए ट्रांसपोज बन जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज मतलब वही जो रो और कॉलम में बदल के करते हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। दैट इज, या आर इक्विवेलेंटली, अगर इस ये ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स है तो इसको चाहे राइट से मल्टीप्लाई करो चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, क्या प्रोड्यूस कर देगा? आइडेंटिटी। इसका यूज बहुत होता है सवालों में, ठीक है। तो दैट मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालोगे तो आइडेंटिटी आएगा। ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज, और इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये और ये दोनों बातें सेम है। कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है
कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलता है, दोनों बातें एक ही हैं, खोल के बस लिख दे रहे हो। प्रोवाइडेड, एक चीज हमेशा मत लिखता भूलना कि जब आप ऑर्थोगोनल की बात करोगे, प्रोवाइडेड फील्ड आपकी आर होगी रियल। वी से दैट ए इज नॉर्मल मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स इफ ए स्टार, मतलब ए के साथ एडजॉइंट कंप्यूट करे, ए स्टार इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए स्टार। और ये जो नॉर्मल मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, ये फील्ड आपका चाहे सी हो चाहे आर हो, सबके लिए है। फॉर एफ इक्वल टू आर, सी एंड आर बोथ के लिए रिजल्ट है, चाहे फील्ड सी हो चाहे आर हो, सबके लिए है इन जनरल। अगर सपोज एक मतलब ए के साथ एडजॉइंट कम्यूट कर रहा है, एडजॉइंट कम्यूट कर, एडजॉइंट ऑफ ए कम्यूट कर रहा है यार, एडजॉइंट ऑफ ए कम्यूट कर रहा है, जब ये कम्यूट कर रहा है ए के साथ, और अगर आपकी फील्ड रियल हो जा रही है तो ए स्टार क्या बन के आएगा? अगर फील्ड रियल हो जाएगी तो ए स्टार क्या बन के आएगा? ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट दो बार न लिख करके एक ही बार में लिख दिया हूँ, सी स्टार जब रियल होगा तो ये ट्रांसपोज से रिप्लेस हो जाएगा, और इन जनरल ए स्टार रहेगा, ठीक है, ए स्टार। नोट जल्दी जल्दी आप लोग लिखते चलिए। एवरी एवरी रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स, एवरी रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अगर आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स और जिसकी सारी एंट्री रियल है वो सिमेट्रिक ही हो जाएगी। आर्गुमेंट बहुत, आप मुझबानी ही बता सकते हो आर्गुमेंट क्या है। सपोज ए इज रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स, रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए इज रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स, आपका रियल हर्मिशियन है, इसका मतलब देन ए स्टार इक्वल टू क्या आएगा? अगर रियल हर्मिशियन है तो ए स्टार क्या आएगा? इसका मतलब मैट्रिक्स की जितनी एंट्री है वो सारी रियल हैं, तो ए स्टार बाय डेफिनेशन क्या है? ए बार का ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो। आप पहले ही एजम्पशन में ले लिए हो कि वो रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स, रियल हर्मिशियन का सेंस ये है मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं। ए बार आपका क्या निकल के आ जाएगा? ए, ए ट्रांसपोज, ए स्टार इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स तो ए स्टार ए ट्रांसपोज के बराबर ही आएगा। एंड हर्मिशियन है तो हर्मिशियन की डिफिनेशन क्या कहती है? ए स्टार बराबर ए, ये भी तो है, रियल की वजह से ए स्टार ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया। और हर्मिशियन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ए स्टार ए के बराबर हो, ए स्टार ए के बराबर हो। तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार की जगह क्या लिख दोगे हो आप? ए ट्रांसपोज, ए स्टार ए ट्रांसपोज हो गया, और ए स्टार ए के बराबर है, इसका मतलब ए स्टार की जगह ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बराबर है। और जो ही ए ट्रांसपोज बराबर ए हुआ, इसका मतलब ए आपका क्या हो जाएगा? ए आपका क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज बराबर है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, सिमेट्रिक की यही शर्त है, ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा नोट, यानी रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं, रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से आप कहोगे एवरी, आर्गुमेंट ऐसे ही दोगे, एवरी रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर रियल स्क्यू हर्मिशियन का सेंस पहले समझो, शब्द को तोड़ो। रियल स्क्यू हर्मिशियन का मतलब स्क्यू हर्मिशियन है
स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है लेकिन उसकी एंट्री सारी रियल है। जब सारी एंट्री रियल है तो फिर ए स्टार आपका क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज। तो रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज एवरी रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी कभी आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन ही आ जाते हैं और आपको लगता है बहुत भारी क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसे ऊपर की तरफ प्रूव कर लोगे 4 लाइन में, ये भी हो जाएगा। अगर रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो जाएगा, क्योंकि ए स्टार इक्वल टू माइनस ए, रियल होने की वजह से ए स्टार आपका ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बताता है कि आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब ए स्टार इक्वल टू ए स्टार इक्वल टू ए, देन आई से ए में स्केलर मल्टीप्लीकेशन का, अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो फील्ड कॉम्प्लेक्स है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो फील्ड कॉम्प्लेक्स है, आई इंटू ए यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हो। ये क्या होगा मुझे नहीं पता है, आप करके बताओ क्या आएगा, थोड़ा पेन वन चलाओ अभी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर ए हर्मिशियन है तो आई ए क्या हो जाएगा, यानी किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स में अगर, किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स में अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए तो नेचुरल, अच्छा नेचुरल गेस करो क्या होना चाहिए। अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दे रहे हो तो नेचुरल गेस आपका क्या बोलता है, इंट्यूशन जिसे बोलते हैं कि वो स्क्यू हर्मिशियन हो जाना चाहिए। यही तो है, अगर ए हर्मिशियन है तो आई से मल्टीप्लाई करने पे स्क्यू हर्मिशियन हो जाना चाहिए। तो आप उसको दिखाओ कि ये स्क्यू हर्मिशियन हो जा रहा है। आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन। आर्गुमेंट 2 लाइन का है, अगर कोई लिख लिया हो तो दिखाए, नहीं तो मैं करूंगा ये दिया गया है कि हर्मिशियन है और इसको इसकी हर्मिशियन। आप पहले जब भी एनालिसिस अलजेब्रा है पहले क्लियर हो जाओ, 2 मिनट 20 सेकंड सांस ले लो, क्या दिया गया है क्या प्रूव करना है, तब काम करना चालू करो तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत कुछ खुद काम करेगा, इसके आगे क्या करना है। आधे लड़के जल्दीबाजी में लिखना चालू कर देते हैं, क्या हमको दिया गया है कहाँ पहुंचना है ये बहुत क्लियर हो जाओ। इसी का चौथा जो होगा, अगर ए, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ए इज स्क्यू हर्मिशियन, ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन आई से मल्टीप्लाई करने पे नेचर चेंज हो जाएगा, देन आई इज हर्मिशियन। अच्छा उस दिन जो हम लोग कर रहे थे ना कल, उस दिन ये थोड़ा समझ, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन टी1 का एडजॉइंट जब निकाल रहे थे, ये अल्फा बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन टी1 का एडजॉइंट आता है, तभी गड़बड़ हो रहा था हम लोगों से बार बार। वहां जाकर के रिजल्ट में बार बना लो, बार बना लो, तो थोड़ा सा वहां तभी बार बार हम लोग कितना भी कर रहे थे हो नहीं रहा था। वो बार है अल्फा बार, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन टी1 का एडजॉइंट, अल्फा बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन एडजॉइंट ऑफ टी1, बार निकल के बाहर आएगा, इसी वजह से बार बार हम लोग निकल के नहीं आ रहा था क्योंकि रिजल्ट इनवैलिड हो गया था। एक्चुअली मेरे दिमाग में जो रिजल्ट बना था वो वहां से आ गया कि अल्फा टी1 ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आया था, अल्फा टी1 ट्रांसपोज, मुझे लगा उसी का एनालॉग जैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ बार निकल के आता है, यहाँ अल्फा बार एडजॉइंट ऑफ टी1 के बराबर होगा। वो वहां पे जाके वहां करेक्शन कर लेना, बाकी तुम लोग कर ही रहे थे प्रूफ से ही, बार बार अल्फा बार आ जा रहा था। हाँ इसका आर्गुमेंट लिखे, ये जो था दिया गया था, यानी हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन का नेचर चेंज हो जाता है आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे। कर लिए? हाँ
अगर ए हर्मिशियन किसी एक का कहो तो मैं प्रूफ ऑफ थर्ड, आप उसी तरह से ये भी कर लोगे। जो दिया गया पहले उसको मान लेते, सपोज दैट ए इज हर्मिशियन, कैपिटल लिखना, हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स। देन अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो डिफिनेशन कहती है कि ए स्टार इक्वल टू ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए। अब हमको दिखाना है कि वी हैव टू शो दैट, आपका टारगेट क्या है, वी हैव टू शो दैट कि जब आई से इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हो इस मैट्रिक्स में आई ए, तो ये स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। फिर मैं स्मॉल लिख दी, स्क्यू हर्मिशियन। कभी भी आप भूल से मत लिखिएगा, नंबर कटता है स्मॉल लिखने पे, इसलिए मैं बार बार प्रिकॉशन कर रहा हूँ। आप हर्मिशियन में यच हमेशा कैपिटल लिखिएगा, स्क्यू हर्मिशियन। और स्क्यू हर्मिशियन की शर्त क्या होती है, आई ए का स्टार निकालो तो माइनस आई ए के बराबर आए, यही तो होगा। स्क्यू हर्मिशियन में तो यही तो दिखाओगे, इसका एडजॉइंट निकालो तो निगेटिव के बराबर है, निगेटिव ऑफ आई ए, वो आएगा। ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी है। तो नाउ आई ए का एडजॉइंट निकाल रहे हो, आई ए का एडजॉइंट निकाल रहे हो, आई स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए का एडजॉइंट, ये निकल के क्या आएगा, ये सॉल्व होके क्या आएगा, आई एडजॉइंट ए। अगर एडजॉइंट अलग अलग करो, आई तो मल्टीप्लाई है, सब में मल्टीप्लाई है, आई तो मतलब मैट्रिक्स के हर एंट्री में मल्टीप्लाई है। तो दिस इज नथिंग बट, ये वैसे भी इन जनरल जान लो कि लेमडा अगर आपका फील्ड का एलिमेंट और आप हर्मिशियन, इसकी हर्मिशियन कॉम्प्लेक्स फील्ड में हो तो लेमडा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो लेमडा ए का जो स्टार आता है, ये कहीं लिख लो, लेमडा बार करके आएगा, जैसे वहां पे आया था, अभी वहां लिखे थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेमडा बार ए स्टार के बराबर आएगा। वो क्यों आएगा, कोई बता सकता क्यों आएगा आई बार करके? क्योंकि आप बेसिकली करोगे क्या, आई ए बार का ट्रांसपोज, बाय डिफिनेशन यही तो होगा, आई ए स्टार आई ए बार का ट्रांसपोज, यही होगा ना। ठीक है, और आई ए बार क्या होगा आपका, आई हर एंट्री में मल्टीप्लाई है, आई स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, ए के हर एंट्री में आई मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसका मतलब आई बार इसके हर एंट्री में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आई बार ए ट्रांसपोज, आई बार ए ट्रांसपोज, ए बार ट्रांसपोज, आई बार ए बार का ट्रांसपोज। माइनस आई ए बार का ट्रांसपोज। और आपको पता अल्फा ए ट्रांसपोज में जो होता है स्केलर सीधे सीधे बाहर आ जाता है, अल्फा अगर ट्रांसपोज है तो बाहर होकर बाहर नहीं आता है, अल्फा ए ट्रांसपोज है, अल्फा ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा ये, अल्फा ए ट्रांसपोज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ए ट्रांसपोज। यहाँ से फिर आपका माइनस बाहर, सीधे ही अल्फा बाहर आ जाएगा, अल्फा ए, और अल्फा की जगह आपका क्या है, माइनस आई ए बार ट्रांसपोज। यहाँ जो मैं यूज कर रहा हूँ ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज में आ गया है, और ट्रांसपोज जब निकालते हो अल्फा ए ट्रांसपोज सीधे सीधे अल्फा बाहर हो, स्टार और ट्रांसपोज में सतर्क रहना है। जब आप ट्रांसपोज करते हो, जैसे टी स्टार और टी ट्रांसपोज में होता है, जब आप ट्रांसपोज में से अल्फा बाहर करते हो तो सीधे अल्फा बाहर आएगा, ये ट्रांसपोज। यहाँ टोटल का ट्रांसपोज है, अल्फा की जगह ये है, तो ये सीधे सीधे बाहर आएगा, और इसका ट्रांसपोज ए बार का ट्रांसपोज, और ए बार का ट्रांसपोज बाय डेफिनेशन क्या है, ए बार का ट्रांसपोज बाय डेफिनेशन क्या है, यही तो सीख जाओ, ए स्टार, तो माइनस आई ए स्टार। तो इसका स्टार निकाले, ठीक है, इसका स्टार निकाले तो आपका आ गया माइनस आई ए स्टार, और ए स्टार बराबर क्या है, माइनस आई, और ए स्टार बराबर, चूंकि आपकी जो मैट्रिक्स दी गई है वो हर्मिशियन, तो ए स्टार बराबर क्या है, ए, तो माइनस ए। आप इसका स्टार निकाले आई ए स्टार का, वो माइनस आई ए के बराबर आ गया। जो ही ऐसा आया इसका मतलब आई ए जो आपका है वो स्क्यू हर्मिशियन हो गया। आप 30 सेकंड एक बार पढ़ लो, कहीं डाउट हो पूछ लो।
आई ए स्टार निकाले वो माइनस आई ए के बराबर हो गया, क्योंकि ए हर्मिशियन दिया गया तो ए स्टार इक्वल टू ए यहाँ यूज कर लिए, ए स्टार इक्वल टू ए यहाँ यूज कर एज ए स्टार इक्वल टू ए। इसी तरह से दूसरा भी प्रूव कर सकते हो, अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो माइनस ए हर्मिशियन हो जाएगा, मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे नेचर चेंज हो जाता है, नेचर चेंज हो जाता है। ये बार बार आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, अल्फा ए ट्रांसपोज में सीधे अल्फा बाहर आता है, अल्फा ए ट्रांसपोज, लेकिन जब अल्फा ए का स्टार लिखोगे तो ये इक्वल आता है अल्फा बार ए स्टार के। ये बार बार अपने कॉपी के किसी पेज में लिख लो, जैसे आप वहां लिखते थे टी ट्रांसपोज और टी स्टार के लिए, जब अल्फा टी ट्रांसपोज निकालते थे आपका आता था अल्फा टी ट्रांसपोज के बराबर, जब अल्फा टी का स्टार निकालते थे तो आपका आता था अल्फा बार टी स्टार। इसी का एनालॉग है, इसी का एनालॉग है, ये कहीं को नहीं मिल देना, ये जब खूब धूम मचा के यूज करना जब भी आए, ठीक है। और यहाँ मैं आपको सामने प्रूव भी कर दिया हूँ। Write down the result. Let A equal to Aij, या let B be a finite dimensional inner product space over a field of complex number। क्योंकि मैं दोनों रिजल्ट एक साथ करता हूँ, लेकिन आपसे एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा, ठीक। ओवर ए फील्ड ऑफ, आपकी मर में दोनों अलग अलग लिख दे रहा हूँ, ओवर ए फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब फील्ड यहाँ मैं सी ही कंपल्सन कर दिया हूँ। पी एक फाइनाइट डायमेंशन का इनर प्रोडक्ट है, सी फील्ड है, क्योंकि वी के फील्ड सी भी हो सकता है आर भी, यहाँ मैं कंपलसरी कर दिया हूँ कि फील्ड सी ही है। मैं इसलिए करवा दे रहा हूँ कि क्योंकि एक ही पूछता है, दोनों साथ साथ नहीं पूछता। लेट टी बिलोंग्स टू इंड वी, इंड वी का मतलब क्या समझोगे, वी से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर। अगर टी बिलोंग्स टू इंड वी, इंड वी को ही हम लोग लिखते हैं होम वी वी, होम वी वी का मतलब वी से वी में ही लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर मैप है, जो भी कहो, ठीक है। लेट बी इक्वल टू V1 V2 Vn Pn गुड बेसिस। गुड बेसिस क्या होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर गुड बेसिस क्या कहलाएगा आज के बाद से, आर्थो नॉर्मल बेसिस, Pn आर्थो नॉर्मल बेसिस, Pn आर्थो नॉर्मल। अभी देखना कितना आसान प्रूव है और खूब अच्छा खासा नंबर, वी एन आर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ वी। लेट ए जो है, ए जो मान रहे ए इक्वल टू ए आई जे, ए आई जे, और ये यमन सी का मेंबर होगा, क्योंकि यहां आप फील्ड कंपलसरी कर दियो सी है, ए यमन सी का मेंबर होगा। जो ए आई जे आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप शुरू में कह रहे हो कॉम्प्लेक्स वर्स का ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यानी फील्ड यहाँ सी है, जो मैट्रिक्स आप बनाओगे वो भी इंट्री सी आएगी। और ये है क्या, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बिलोंग्स टू एम एन सी, बी द मैट्रिक्स ऑफ टी, बी द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू आर्थोनॉर्मल बेसिस बी, इस बेसिस के रिस्पेक्ट। ए इस लीनियर ऑपरेटर की मैट्रिक्स है इस बेसिस के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स दैट इज ए इक्वल टू, मैट्रिक्स का नोटेशन ऐसे लिखते हो टी बी। अब जब दोनों बी बी है तो एक ही बार लिखते हो, डोमेन में भी बी ले रहा है, को डोमेन में भी ले रहा है, तो एक ही बार हम लिखते हैं, ऐसा नोटेशन आपको बता चुका हूं, बेसिस अलग अलग नहीं है। इसी के एलिमेंट का इमेज लिखोगे इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप, इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। देन मैट्रिक्स ऑफ, अगर टी वी से वी में है,
टी वी से वी में आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो तुरंत टी स्टार आएगा कि नहीं आएगा। एडजॉइंट ऑफ टी वो भी वी से वी में होगा, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर टी वी से वी में लीनियर ट्रांसफर सोचना ही नहीं है, तुरंत एडजॉइंट आएगा टी स्टार वी से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बस ये याद रखना, ये शर्त क्या फॉलो करता है कि टी एक्स इनर प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स। बस इतना भर आपको याद रखना जब भी एडजॉइंट की बात होगी, बार इसी से सारे सवाल लग जाते हैं। टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी में तो गारंटीड है टी स्टार वी से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। टी एक्स वाई इक्वल टू एक्स टी स्टार वाई, यानी जब टी को यहाँ ले जाओगे एडजॉइंट के साथ आ जाएगा, ठीक है, एडजॉइंट के साथ आ जाएगा। अब इसको यहाँ उठा के लाओगे फिर टी एक्स हो जाएगा। यही तो बार बार इधर उधर करते हो, तो यही समझना है। तो देन नेचुरल आपका ये कहता है कि अगर ए जो है इस टी की मैट्रिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू दिस आर्थोनॉर्मल बेसिस, तो जो टी स्टार की मैट्रिक्स आएगी, टी स्टार भी तो आपका वी से बी में है, तो अगर बी यहाँ की बेसिस है तो बी आपका यहाँ की भी तो वही सेम वेक्टर स्पेस है, बी यहाँ की बेसिस है, तो टी स्टार की मैट्रिक्स की बात कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू बी। वो क्या आएगा, मैट्रिक्स ऑफ टी स्टार विथ रिस्पेक्ट टू बी बी, यानी इधर भी बी ले रहे हो और इधर भी बी ले रहे हो, लेकिन इसको लिखते हो सीधे एक ही। जब दोनों सेम होता है तो आप सीधे एक ही लिखते हो बी। मोस्ट नेचुरल आपका क्या आना चाहिए, अगर टी के रिस्पेक्ट में ए है तो टी स्टार के रिस्पेक्ट में वही बेसिस से क्या आना चाहिए आपका मैट्रिक्स ए स्टार। नेचुरल चीजें मैथमेटिक्स में होती है, ए स्टार आप लोग खुद स्टेटमेंट बना सकते हो, ए स्टार ही आएगा, ठीक है, ए स्टार। अगर टी की मैट्रिक्स ए है बी के रिस्पेक्ट में तो टी स्टार की मैट्रिक्स बी के रिस्पेक्ट में ए स्टार आएगी, ए स्टार आएगी। यही रिजल्ट है, इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। एक बार रिजल्ट पढ़ लो, प्रूफ आप लोग चाहो तो खुद कर सकते हो, नहीं तो मेरे साथ करो, साथ साथ मेरे प्रूफ करो। प्रूफ लेट बी इक्वल टू, अगर आप पढ़े हो तो ऐसा प्रूफ एक बार कर चुके हो, कहाँ किए हो, कहीं तो किए होगे ट्रांसपोज वाले में। ऐसा सिमिलर रिजल्ट अगर टी की मैट्रिक्स बी के रिस्पेक्ट में ए थी तो टी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स बी के रिस्पेक्ट में ए ट्रांसपोज आ रहा था, उसी का एनालॉग है ये, उसी का एनालॉग है। तो बी इक्वल टू सी आई जे बी द लेट बी इक्वल टू सी आई जे बी द मैट्रिक्स ऑफ टी स्टार की मैट्रिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू आर्थोनॉर्मल बेसिस बी, जो बी दिया गया है, आर्थोनॉर्मल बेसिस जो आपको दिया गया है, कोई नया नहीं, वही जो दिया गया है उसी के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स दैट इज टी स्टार की बी के रिस्पेक्ट में बेसिस आप बी के रिस्पेक्ट। अच्छा एक चीज नोटेशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, तो सी कर लो, नहीं तो आप यहाँ भी बी लिख रहे हो तो वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होगे। हालांकि रेफरेंस से समझोगे ये मैट्रिक्स के लिए है, वो बेसिस के लिए, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ कैपिटल सी लिख लो, कैपिटल सी इक्वल टू सी आई जे बी द मैट्रिक्स ऑफ टी स्टार विथ रिस्पेक्ट टू आर्थोनॉर्मल बेसिस बी। दैट मीन्स टी स्टार की मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी आपकी सी है, क्या आप मान के चल रहे हो। देन अगर सी टी स्टार की मैट्रिक्स है, प्रियांशु ये बहुत बार हम लोग किए हैं, अगर बता लोगे अच्छी बात है, कोई बात। सी टी स्टार की मैट्रिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू वी, देन फॉर एनी जे रनिंग फ्रॉम 1 to n टी स्टार ऑफ वीजे क्या आएगा। जब भी बेसिस एलिमेंट है बी का एलिमेंट है, बेसिस एलिमेंट है, उसको v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लोगे और आप कह रहे हो कि इस मैट्रिक्स का ये सी इसी की मैट्रिक्स है, तो कैसे लिखते हो। ये बार बार इस पूरे चैप्टर में यही तो बार बार यूज होता है। कोफिशिएंट क्या आएगा, नहीं जो सी में होगा वो ना आएगा कोफिशिएंट। इसकी मैट्रिक्स टी स्टार की मैट्रिक्स बी, टी स्टार की मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी सी मान रहे हो और सी की एंट्री सी आई जे है, टी स्टार वी जो लिखोगे मैट्रिक्स का, जो इसके इमेज जब इसको v1 v2 vn के फॉर्म में लिखोगे तो जो इसका जेएथ कॉलम होगा वही तो आएगा जेएथ कॉलम, ठीक। यानी C1j
V1 C2J V2 प्लस डॉट 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 CNJ VJ। कितनी बार की, अगर इसकी मैट्रिक्स सी है जिसको CIJ नोटेशन में लिख रहे हो, तो T स्टार VJ क्या होगा, jth कॉलम, स्केलर jth कॉलम बनते हैं, C1J C2J, ये J फिक्स है ना jth कॉलम, C2J V2 CNJ VJ, jth कॉलम आप दे। और ये हर बार करते हो आप, जो ही अगर आप अगर मान रहे हो कि इसकी मैट्रिक्स सी है जिसको CIJ से डिनोट कर रहे हो, तो T स्टार VJ यही निकल के आएगा, T स्टार VJ यही निकल के आएगा, जिसको आप समेशन फॉर्म में लिखते हो, ज्यादातर समेशन फॉर्म में लिखते हो, समेशन I फ्रॉम 1 to N CIJ VI, यही तो लिखते हो, आई वेरी करके खुल के वही आ जाएगा CIJ VI। यानी जब VJ की, अगर आपको टी स्टार की मैट्रिक्स बी के रिस्पेक्ट में CIJ है, T स्टार VJ यही निकल के आएगा। सपोज आपसे पूछा कोई T स्टार V3, आप क्या लिखोगे, T स्टार V3 क्या आएगा, तो इन जनरल में J के लिए बता दिया, J जहां आपका 1 से लेकर N तक, T स्टार V3 क्या आएगा, आप थर्ड कॉलम लिखोगे मैट्रिक्स का, स्केलर के रूप में क्या आएगा, थर्ड कॉलम आएगा, तो समेशन I फ्रॉम 1 to N CI3, J की जगह 3, जो यहां होगा वो 3 थर्ड कॉलम आएगा VI। यही तो समझना है, अगर मैट्रिक्स पहले पता है कि इसकी मैट्रिक्स यही है, तो इमेज जब निकालोगे तो मैट्रिक्स के कॉलम से ही तो आएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स से ये लिखना और ये लिखने से वो नहीं समझ पाओगे, तो इसको बार बार समझने की कोशिश करो, अपने मन से समझने। नाउ अभी एडजॉइंट की आप डिफिनेशन यूज नहीं किए, ठीक है। नाउ बीके टी स्टार VJ का इनर प्रोडक्ट, T स्टार VJ का इनर प्रोडक्ट लेके चलते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट करते देखते क्या आता है। बीके को कॉपी पेस्ट कर लो, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करना है नहीं, VK को कॉपी पेस्ट कर लिया आपने, VK इनर प्रोडक्ट, T स्टार VJ आपका क्या है प्रियांशु, स्टार VJ, समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 to N CIJ VI, जो है वही उठा के रख दिया। अब इस इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करोगे, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करोगे समेशन फॉर्म में, और दूसरे एंट्री में स्केलर आ रहा है, तो समेशन बाहर आएगा, क्या आएगा आपका I फ्रॉम 1 to N, के बाद क्या लिखोगे CIJ बार, सेकंड एंट्री से बाहर कर रहे हो ना, तो बार के साथ आएगा CIJ बार, और इनर प्रोडक्ट VK VI क्या आएगा। ये कितनी बार किया गया, एक ही काम तो होता है, कुछ दिन बाद आप अभ्यस्त हो जाओगे, ठीक होगे, कुछ नया नहीं करते सर, यही तो करते हैं बार बार, ठीक। यहाँ से बाहर करोगे बार के साथ आएगा VK इनर प्रोडक्ट VI। दिस इज नथिंग बट I फ्रॉम 1 to N CIJ बार, क्योंकि आपका जो B दिया गया आर्थोनॉर्मल बेसिस है, उसका यूज करो, अभी तो उसका यूज किया नहीं, B आर्थोनॉर्मल बेसिस है, और उसके ये एलिमेंट है, तो दे देगा डेल्टा के आई, यानी सेम के सेम के साथ 1 और स्ट्रिंग के साथ 0, यही तो आर्थोनॉर्मल बेसिस की शर्त है। आर्थोनॉर्मल बेसिस पहले आर्थोनॉर्मल सेट होता है, इसकी जगह आप लिख दिए, क्योंकि ये VK VI आर्थोनॉर्मल बेसिस के एलिमेंट हैं, इनर प्रोडक्ट VK VI डेल्टा के आई आएगा, इस सेम के साथ इनर प्रोडक्ट 1 और डिफरेंट के साथ 0। कितनी बार किए हो, हर बार तो करते हो, यहाँ तो सोचना भी नहीं चाहिए, तुरंत धड़ाक से लिख दो, यहाँ सोचना पड़ रहा है तो आपको फिर आर्थोनॉर्मल बेसिस की आर्थोनॉर्मलिटी में दिक्कत है। एज B इज एन आर्थोनॉर्मल बेसिस, ONB का मतलब आर्थोनॉर्मल बेसिस, उसकी आर्थोनॉर्मलिटी यूज कियो, बेसिस नहीं यूज की, सिर्फ आर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन यूज की। बहुत लोग यही नहीं समझ पाते, आर्थोनॉर्मल बेसिस इज बिग सब, उसकी केवल आर्थोनॉर्मलिटी यूज की हो। V के इनर प्रोडक्ट VI डेल्टा के आई के बराबर होगा। अब डेल्टा के आई क्रोनेकर डेल्टा है, ये 1 तब होगा जब k बराबर I होगा, और 0 तब होगा जब k नॉट इक्वल टू I। वेरिएशन कहाँ पे है, ध्यान से देख के प्रियांशु बताना, वेरी क्या कर रहा है I, इसका मतलब k I नहीं हो सकता, लेकिन I कुछ देर में k हो सकता है, वेरिएशन I पे है, k पे नहीं है, ठीक है। I इक्वल टू k हो सकता है, क्योंकि k आपका 1 से लेकर के n के बीच में ही है, ये समझो सब नोट, k आपका 1 से n के बीच में है, और I को वेरी करा रहे हो 1 से लेकर के n तक,
तो कहीं ना कहीं आई मुलाकात करेगा नहीं के से, करेगा। ठीक है, जब वेरिएशन आई पे तो आई को के रखो, बोलो के को आई रख देते तो उनको इसका मतलब समेशन समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ वेरिएशन आई पे है। ठीक, इसका मतलब आई को के रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सी के जे बार डेल्टा, और आई की जगह के रखोगे तो आपका आ गया डेल्टा के। अब बताओ जब आई खत्म हो गया, तुम ही सोचो, नेचुरल है, जब आई खत्म हो गया क्या समेशन बचेगा? समेशन तभी रहता जब आई होता है, इसमें आई खत्म हो गया तो समेशन बचेगा ना, बाकी टर्म जीरो हो गए, सिंगल टर्म बचेगा केवल सी के जे बार डेल्टा के, क्योंकि आई गायब है, एक ही टर्म से बचेगा ही, सी के जे बार डेल्टा के, बाकी सब जीरो जीरो हो जाएगा। इसको न समझ में आया खोल के देख ले अपना, जब इसको आप खोलोगे, जिनको बहुत दिक्कत है ना वो खोल के भी देख ले, तो एक ही टर्म बचेगा। जब जिस टाइम पे आपका आई के होगा उसी टाइम पे ये टर्म वही वाला टर्म आपका बचेगा, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। इस समेशन में n टर्म है, केवल एक ही टर्म बचेगा जिस टाइम पे आई आपका के होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो एक ही टर्म आया आपका, और डेल्टा के क्या होगा आपका 1, तो बचा क्या केवल सी के जे बार। ये तो आप निकाले वी के टी स्टार वी जे, एडजॉइंट की डिफिनेशन क्या कहती है, यही बराबर होगा टी वी के इनर प्रोडक्ट वीजे के। तो नाउ अब उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, टी जब इसको इधर लाओगे तो टी वी के हो जाएगा ना, टी वी के इनर प्रोडक्ट वीजे। ये सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। टी वी के इनर प्रोडक्ट वीजे, टी वी के क्या होगा प्रियांशु सोच के बताना। टी वी के, टी जो है ए की मैट्रिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, टी वी के क्या होगा, वी के बेसिस एलिमेंट है। हाँ बहुत सही, समेशन ऑफ, आप वी के लिख रहे हो आई फ्रॉम 1 टू, नहीं आई फ्रॉम 1 टू एन, टी वी के जो होगा वो V1 V2 Vn के फॉर्म में लिखोगे ना, आई फ्रॉम 1 टू n। टी नहीं ए मैट्रिक्स से है, टी जो है टी जो है आपका वो ए मैट्रिक्स से एसोसिएटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए जो आपका है। ठीक है, ए तो ए आई के, कुछ देर बाद आप समझो ना तो ये बहुत सस्ता चैप्टर है, इसमें बहुत धूम मचा खूब नंबर पा सकते हो, लेकिन बस यही समझना है कि अगर आप कह रहे हो कि ए जो है वो टी की मैट्रिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, इसका मतलब टी वी के क्या होगा, जब टी वी के लिखोगे मतलब केएथ कॉलम आएगा स्केलर में, केएथ कॉलम। ठीक है, केएथ कॉलम इसका मैट्रिक्स ए का, और मैट्रिक्स ए को आप दिखा रहे हो ए आई जे नोटेशन में, ए आई जे नोटेशन में इसका केएथ कॉलम यही तो होगा आई के, जहाँ के फिक्स आई वेरी कर रहा है तो केएथ कॉलम कवर हो जाएगा। ठीक है, और वी आई खोलोगे आपका 1 के V1 प्लस 2 के V2 प्लस 3 के V3 प्लस डॉट 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 n के Vn, यही आएगा। ठीक है, इनर प्रोडक्ट विद Vj तो कॉपी पेस्ट कर लिए वैसे, इनर प्रोडक्ट Vj। अब यहां से जब बाहर करोगे, आपकी बात पहले एंट्री में स्केलर बाहर कर रहे हो तो समेशन आई फ्रॉम 1 टू n ए आई के बाहर नहीं सीधे बाहर आएगा ये। अब बचेगा क्या, जो बचा है वो वी आई और वीजे, इनर प्रोडक्ट वी आई वीजे, ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से हो रहा है, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से हो रहा है, क्योंकि वी आई वीजे आर्थो नॉर्मल बेसिस के एलिमेंट है तो क्या प्रोड्यूस कर देंगे, डेल्टा आई जे, सेम होगा तो 1, डिफरेंट होगा 0। दिस इज नथिंग बट आई फ्रॉम 1 टू n ए आई के डेल्टा आई जे, डेल्टा आई जे। वेरिएशन पे ध्यान देना, वेरी क्या कर रहा है, वेरी आई कर रहा है, आई कर रहा है, तो आई इक्वल टू आई वेरी होते होते जे, क्योंकि जे भी आपका 1 से लेकर n के बीच में है, आई वेरी होते होते कभी न कभी जे होगा, उसी टाइम वाला टर्म बचेगा। ठीक है, तो नहीं समझ में आए वो थोड़ा, आधे लोग ऐसे देखते जैसे समेशन में घबरा जाते हो, कुछ करना, जब इसको आप खोलोगे ये आपका A1 के, जब आई खोलोगे A1 के डेल्टा 1j प्लस A2 के डेल्टा 2j। ठीक है, आई तो वेरी करा रहा है, जे तो आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, A1 के डेल्टा 1j, ठीक है, फिर डेल्टा दूसरे एक आई इक्वल टू 2 रखोगे तो A2 के डेल्टा 2j, ऐसे बीच में आपका कभी न कभी आई जे भी तो होगा, उस टाइम पे आपका क्या आएगा, ए जे के डेल्टा जे जे
और प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या आएगा जब आई इक्वल टू एन होगा, ए एन के डेल्टा एन जे। अब आपको पता है डेल्टा क्रोनेकर डेल्टा एक ही टाइम पे वन होता है जब दोनों सेम होगा। तो कहाँ सेम है, यही तो सेम है। बाकी डेल्टा वन जे आपका जीरो हो जाएगा, डेल्टा टू जे आपका जीरो हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, केवल एक टर्म बचेगा यही। वही मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, तो आप लोग कहते हो कहाँ से लिख दिए, एक ही टर्म बचेगा उस समेशन में। डेल्टा जे के डेल्टा, अरे सॉरी, जो बचा हुआ टर्म क्या है, ए जे के डेल्टा जे जे, यही बचेगा। ठीक है, ए जे के, और डेल्टा जे जे दुनिया जानती है वन होगा जब दोनों सेम है, तो बचा केवल आपका ए जे के। सिंस पी के टी स्टार वीजे इनर प्रोडक्ट इक्वल टू टी वी के इनर प्रोडक्ट वीजे। ये कहां से लिख पा रहे हो, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है, कुछ नया थोड़ी नहीं कर रहे हो, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी आप एडजॉइंट, अगर टी स्टार एडजॉइंट है तो सेटिस्फाई करेगा ये बाई प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से ऐसा हो रहा है। और इसको सॉल्व कर चुके हो, दोनों को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। ये सॉल्व किए तो क्या निकल के आया था आपका, टी के जे बार, ये आया था। और इसको सॉल्व कर लियो तो क्या निकल के आया है, ए जे के। ए जे के, अब दिस इंप्लाइज, दोनों दोनों तरफ बार ले लो, कॉन्जुगेट एक बार और ले लो एक। अब इसका जब कॉन्जुगेट लोगे तो दो बार बार मतलब सी के जे आ जाएगा, और सी के जे इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका, ए जे के बार। ए जे के बार, अगर सी के जे ए जे के बार के बराबर आ गया, जहां आपका जो मैट्रिक्स सी था उसको आप सी के जे नोटेशन में लिख रहे थे, और जहां सी के जे आपका किसके बराबर आ रहा, उल्टा होके ट्रांसपोज होके ए जे के बार, तो क्या कंक्लूड करोगे इस लाइन के बाद, ये कुछ भी जे हो, फॉर ऑल वन लेस आर इक्वल टू जे लेस आर इक्वल टू के लेस आर इक्वल टू वन, सारे जे के लिए अगर सी के जे ए जे के बार के बराबर आ रहा है, मैट्रिक्स सी बेसिकली ए, मैट्रिक्स सी का बेसिकली ए मैट्रिक्स के साथ क्या रिलेशन होगा। एडजॉइंट की डिफिनीशन आप लोग ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो, ये कहाँ रिलेशन है। अगर ए आपका ए आई जे है, तो एडजॉइंट ए स्टार कैसे बनता था, कैसे बनता था आपका, ए जे आई बार। ठीक है, ए जे, तो सी के जे में उन नोटेशन से क्या है, सी के जे लिखो चाहे आई जे लिखो, सी के जे किसके बराबर आ रहा है, ए जे के बार का। ऐसा कब आता है, अगर ए का नोटेशन ए आई जे में लिखो, तो दिस इंप्लाइज दैट जो आपकी मैट्रिक्स सी है वो ए स्टार ही है, कुछ नया नहीं है। मैट्रिक्स सी जो है वो ए स्टार ही है, और यही आपको प्रूव करना था। दैट मीन्स दैट इज, और मैट्रिक्स सी ही आपका क्या है, मैट्रिक्स ऑफ टी स्टार विथ रिस्पेक्ट टू बी। सी को ही तो माने हो, टी स्टार की मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या आ गया, ए स्टार। और यही आपको प्रूव करना था। 30 सेकंड आप लोग पढ़िए, कहीं दिक्कत हो तो पूछिए। जस्ट डिफिनीशंस में खेलना कूदना है। ठीक, इस रिजल्ट पे सवाल बहुत आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार भी एक सवाल आना तय है इस रिजल्ट पे, कि आपको, अब जरूरी नहीं कि यही सवाल हो, ठीक है, सवाल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट P from R3 to R3 be a linear transformation given by या defined by P of x y z equal to x plus y plus z for all x y z belongs to domain R3। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिया गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, फाइंड, इसका एडजॉइंट निकालना है, टी स्टार मींस एडजॉइंट ऑफ टी, टी का एडजॉइंट। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन द लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का मेरे से पूछोगे तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये माना जाता है। कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाए, उसका एडजॉइंट निकालना, और बहुत कठिन काम होता है, सीधे सीधे नहीं। तरीका क्या करोगे कि पहले टी से
इसी थ्योरम का यूज होगा इसमें। पहले टी से एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स निकालोगे, टी से एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स, और बेसिस आप स्टैंडर्ड बेसिस ले लेना, मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ। बेसिस बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस ले लो, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो मान लिया ए निकल के आया, ए निकल के आया, ए निकल के आया, और आपका थ्योरम क्या कह रहा है, अगर टी की स्टैंडर्ड बेसिस आर्थोनॉर्मल बेसिस होती है तो दुनिया जानती है, E1 E2 E3 लेके चलो तो आर्थोनॉर्मल बेसिस होती है। अगर टी की इस आर्थोनॉर्मल बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स ए है तो टी स्टार की मैट्रिक्स क्या होती है, अभी आपकी थ्योरम क्या कह रही है, ए स्टार। तो पहले आप क्या करोगे, इस टी से ए निकालोगे, समझो प्रोसीजर समझो, क्योंकि सवाल बदल सकता है, प्रोसीजर आपको मैकेनिज्म पकड़ना कैसे करोगे। पहले टी से ए निकालोगे, फिर ए से ए स्टार निकालोगे। ए से ए स्टार निकालना आसान है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ए से स्टार निकालना बड़ा आसान है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। और जब ए स्टार से आएगा उससे एसोसिएटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा वही आपका टी स्टार होगा, ठीक है, वही आपका टी स्टार होगा। और विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टैंडर्ड बेसिस, यू गॉट माय पॉइंट। कैसे करोगे, डायरेक्ट कभी भी टी स्टार निकाल ही नहीं सकते, दुनिया का कोई तरीका है ही नहीं, इसलिए ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है इसका यूजफुल। कि पहले आप टी एक आर्थोनॉर्मल बेसिस ले लोगे टी की, उससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स निकालोगे। हाँ, ए से ए स्टार निकालना आसान है क्योंकि इसका तरीका है कि ट्रांसपोज निकाल के बार लेना है या बार निकाल के ट्रांसपोज निकालना है। जब ये मैट्रिक्स आ जाएगी, इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा वही एडजॉइंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू सेम जो बेसिस यहां ले रहे हो, बेसिस बदल मत देना, वही बेसिस, सेम बेसिस। अब चलो सॉल्व करते हैं। अब अगर आप चाहो तो खुद सॉल्व कर सकते हो, इतना आइडिया बहुत काफी है आपको खुद सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं। इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एडजॉइंट निकालने का दिस इज द यूनिक मेथड। नहीं तो फिर आप निकालते रह जाओ, ऐसे ऐसे करके निकालते रह जाओगे। आधे लोग ऐसे करके करते रह जाते हैं जीवन भर, उनसे होता कुछ नहीं है। एक्स टी स्टार वाई, और वो सोचे रहे हैं कि क्या निकल के आएगा, ठीक, बनाते रह रहे हो, बन ही नहीं रहा उनसे। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि बहुत लोग बोलते हैं थ्योरम क्यों बनता है, पहले डिफाइन किया जाता है फिर थ्योरम बनाया जाता है, जिससे आप किसी चीज को, आपको कंटिन्यूटी के अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्यों पढ़ाई जाती है। कभी कभी आप एप्सिलॉन डेल्टा से सारे फंक्शन की कंटिन्यूटी नहीं बता सकते हो, इसीलिए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन बताया गया है। जिनकी डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हो एप्सिलॉन डेल्टा से, उसके लिए अलजेब्रा यूज कर लो, एक अलजेब्रा यूज कर लो। सोल्यूशन, आप आड़ा टेढ़ा बेसिस मत मानना, आर्थोनॉर्मल बेसिस मानना। तो सबसे मोस्ट नेचुरल उपलब्ध आर्थोनॉर्मल बेसिस R3 की क्या होगी, स्टैंडर्ड बेसिस। लेट, मैं बार बार सजेशन करता हूं, जैसे मैं सवाल लगाता हूं आप एग्जाम में वैसे ही अटेम्प्ट करिए, कुछ दिमाग अपना मत लगाइए कि दूसरा आर्थोनॉर्मल बेसिस बनाने लगे। लेट E1 E2 E3 बी द स्टैंडर्ड बेसिस। लेट, थोड़ा यहाँ एक चीज लिख लो, बी, लेट बी इक्वल टू, let b equal to E1 E2 E3 be the standard basis, be the standard basis of R3 over R। और आप पहले से जान चुके हो कि ये आर्थोनॉर्मल है, क्योंकि सबका नॉर्म क्या है, 1। चेक कर सकते हो सबका नॉर्म, ये 1 0 0 है, ये 0 1 0 है, ये 0 0 1 है, नॉर्म 1 आएगा। और दो का इनर प्रोडक्ट लोगे तो 0 आएगा, तो ये आर्थो, विच इज एन आर्थोनॉर्मल बेसिस। चेक करने मत बैठ जाना, मन में चेक कर लेना, विच इज एन आर्थोनॉर्मल बेसिस, आप डायरेक्ट लिखिएगा विच इज एन आर्थोनॉर्मल बेसिस। तो एक आर्थोनॉर्मल बेसिस R3 की लेनी थी, सबसे मोस्ट नेचुरल उपलब्ध आर्थोनॉर्मल बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस थी, आप उसको ले लिए। अब आप क्या करोगे, ए निकालने की कोशिश करोगे। अब आप नेक्स्ट टारगेट आपका होगा, नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड बेसिस, ये निकालने, यही आपका ए होगा, इसी को मैं ए कहूंगा, ए, यही होने वाला ए। निकालने का तरीका क्या होता है, अगर बेसिस पता हो, अब बी के रिस्पेक्ट में निकाल लो, इसका मतलब यहाँ भी बी है, यहाँ के एलिमेंट की इमेज निकालो। तो नाउ सो देन, नाउ लिखो नेक्स्ट, थोड़ा लैंग्वेज कंप्लीट करो, नेक्स्ट वी सो दैट, नेक्स्ट वी सो दैट, या नेक्स्ट सो दैट ए, और ए क्या होगा, इसी से कैसे निकालते हो, बेसिस निकालने का तरीका फिक्स है,
पहले एलिमेंट का इमेज निकालोगे, T(E1) का इमेज निकाले और इन्हीं तीनों के फॉर्म में निकला है लिखना है। तो T(E1) मतलब T100, 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 E1 का मतलब यही है T100। और आपको हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसकी वर्किंग पता है। तो क्या करता है, x यानी 1, फिर x प्लस वाई यानी 1, फिर x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 1, दैट इज 1। और इसको इन्हीं के फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड बेसिस, दोनों तरफ बेसिस बी ही है। जो आया T(E1) इनको E1, E2, E3 के फॉर्म में लिखना है। और मैं आपको 20 दफा तो बता चुका हूं, जब स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में लिखना हो, स्केलर क्या बन जाएंगे आपके, जो कोऑर्डिनेट है, दैट इज नथिंग बट 1 इंटू E1, 1 इंटू E2, 1 प्लस 1 इंटू E3। अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो स्केलर यही कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, 1 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 प्लस 1 इंटू E3। ठीक, तुरंत खटाक से T(E2) निकालो, T0, 1, 0 और T की वर्किंग के हिसाब से T क्या करता है, x को ऐसे, तो x प्लस वाई दैट इज 1, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 1। और फिर इसको इसके E1, E2 के फॉर्म में लिखोगे 0 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 प्लस 1 इंटू E3। स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में लिख रहे हो तो यही स्केलर का काम कर जाएंगे। फिर T3 निकालोगे, T3 मतलब T001 और T की वर्किंग के हिसाब से x प्लस वाई दैट इज 0 और x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 1। मैप आपको दिया रहेगा तो आराम से बस धूमधाम से यूज करो उस मैप को, ठीक है। और फिर इसको लिखोगे E1, E2, E3 के फॉर्म में, तो स्केलर का काम यही करेंगे, 0 इंटू E1, 0 इंटू E2 प्लस 1 इंटू E3। जो ही ऐसा आया तो मैट्रिक्स आप T विथ रिस्पेक्ट टू B क्या आएगा, पहले एलिमेंट का जो इमेज लिख रहे हो E1, E2, E3 के फॉर्म में जो स्केलर आ रहे हैं उनको कॉलम वाइज लिखना है। ये तो तरीका सिखाया था, पहले बेसिस एलिमेंट का इमेज लिखोगे E1, E2, E3 के फॉर्म में, जो स्केलर्स आ रहे होंगे उन्हीं को पहला कॉलम बनाओगे। पहला कॉलम रो मत बना देना, पहला कॉलम आपका जो मैट्रिक्स टीबी होगा 1, 1, 1, ये पहला कॉलम बनेगा। दूसरा कॉलम क्या बनेगा, जो T2 को आप E1, E2, E3 के फॉर्म में लिख रहे हो, तो जो स्केलर आ रहे हैं, ठीक है, जो स्केलर आ रहे हैं 0, 0, 1, 1 कॉलम फॉर्म में लिखना, 0, 1, 1 सेकेंड कॉलम। फिर T3 को लिखे E1, E2, E3 के फॉर्म में, जो स्केलर्स आ रहे हैं उनको थर्ड कॉलम में लिखना, 0, 0, 1। और इसी को मैं कहा हूं कि ए कहोगे, इसी को आप बोलोगे ए, ठीक, यही ए है। सी से आप ए बना लिए, और ए से ए स्टार बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। तो ए स्टार क्या होगा फिर, देन ए स्टार मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बार का ट्रांसपोज, यही तो होगा बाय डिफिनेशन। ये तुरंत लिख लिया करो, ए बार का ट्रांसपोज। सबसे अच्छा तरीका, ए ट्रांसपोज का बार ना निकाल कर मेरा फॉलो करो, ए बार निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, एक ही करो। मैं कहता हूं ना, बहुत अपने आप को बहुत लिमिटेड कर लो, इतने ही टूल से हम सारे सवाल लगाएंगे। ए बार ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए बार निकालोगे तो क्या आएगा, जब सब रियल नंबर है तो वही रहेगा, ठीक। तो दैट मीन्स आपका 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 यही रहेगा। और फिर ट्रांसपोज निकालना है, फिर ट्रांसपोज, क्योंकि रियल एंट्री है तो ए बार वही आएगा। सबका बार निकालो, सारे, इसका बार एक ही आएगा, इसका बार यही आएगा, इसका तो वही आएगा। और फिर ट्रांसपोज निकालोगे तो आपका क्या आएगा, 1, 0, 0, यानी रो आपका कॉलम में चेंज हो गया, दूसरा रो आपका दूसरे कॉलम में चेंज हो गया, तीसरा रो आपका तीसरे कॉलम में चेंज हो गया। ये ट्रांसपोज, ये स्टार आया। फिर इस ए स्टार के रिस्पेक्ट, इस ए स्टार के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा उसी को टी स्टार बोलोगे, और बेसिस वही रहेगी बी, जो आपकी बी है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। देन टी स्टार इज द मैट्रिक्स सॉरी मैट्रिक्स बोलना, पार्डन में, टी स्टार इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, is the linear transformation, linear transformation, T star is the linear transformation associated to matrix A star with respect to, वही जो आप बेसिस बी लिए हो E1, वो बदलोगे नहीं, सवाल में बदल दिए अपने हिसाब से, वही लोगे जो एक बार ले लिए हो E1, E2, E3।
तो आप कैसे लिखते थे? अगर मैट्रिक्स पता है तो टी स्टार इवन क्या होगा? सो टी स्टार इवन क्या होगा प्रियांशु? टी स्टार इवन जब निकालोगे तो स्केलर्स कहाँ आएंगे? मैट्रिक्स के पहले कॉलम। जब आप टी स्टार, अगर ये टी स्टार इसकी टी स्टार इस मैट्रिक्स एसोसिएटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जब टी स्टार इवन निकालोगे तो जो स्केलर आएंगे वो मैट्रिक्स का पहला कॉलम वही तो आएगा। तो 1 E1 0 E2 0 E3। इसी तरह से टी स्टार E2 क्या आएगा? जब टी स्टार E2, ये तो बार बार कहा था, जब टी स्टार E2 निकालोगे तो अगर ए स्टार से एसोसिएटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी स्टार है तो स्केलर्स कहां से आएंगे? दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम। 1E1 1E2 प्लस 0E3। मैं बार बार कहा था एक ही चीज सीख लो ना, मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स लिखना, तीसरा चौथा पांचवा छठवा यूनिट कुछ में ही नहीं है। यही एक चीज सीखना रहता है लड़कों को साल भर, कि मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखोगे और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे लिखोगे। तो इसी तरह से जब टी स्टार E3 निकालोगे तो क्या आएगा आपका? टी स्टार E3, टी स्टार E3। तो जो मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम है वो आएगा आपकी बार स्केलर ग्रुप में 1E1 1E1 1E2 1E3। क्या है? टी स्टार E1 टी स्टार E2 टी। इसको थोड़ा सॉल्व करके हमको बताओ, मैनिपुलेट कर लो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो उसको मैनिपुलेट करके। एक आर्डर ट्रायड आएगा, सॉल्व करने के बाद सिंपल एक आर्डर ट्रायड आएगा। पहला ही आएगा E1, भाई तो सब खत्म हो जा रहा है ना, E1 ही आएगा, मीन्स 1 0 0 1 0 0। हेलो हेलो, क्लास में हूँ। और इसको जब सॉल्व करोगे आपका क्या आएगा? E1 प्लस E2, यही तो आएगा E1 प्लस E2। और E1 प्लस E2 करोगे तो क्या आएगा आपका? 1 1 0। और ये आपका क्या आएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3, दैट इज तीनों 1 1 हो जाएगा। और जब बेसिस एलिमेंट के इमेज पता चल जाए तो जनरल एलिमेंट का बता ही सकते हो। ठीक, तो लेट, क्योंकि टी स्टार भी जो आपका होगा, ये समझो टी स्टार भी R3 से R3 में ही होता है। अगर यहाँ टी R3 से R3 में, तो टी स्टार भी आपका R3 से R3 में होगा, ये समझना है। मैं बार बार लड़कों से यही इंटरव्यू में पूछता जब MSc में, उनसे दो ही बात, अगर टी आपका R3 से R3 में है तो टी स्टार कहां से कहां होगा और टी ट्रांसपोज कहां से कहां होगा, यही लड़के नहीं समझ पाते, उल्टा बता देते हैं, इधर का उधर। ये तब बता देते हो जब आप रट्टा मार के जाते हो, अगर समझ लेते एक बार कायदे से तो नहीं करते। टी ट्रांसपोज कहां से कहां होगा? इसके ड्यूअल से इसके ड्यूअल में, इसके ड्यूअल में। तो लेट, अब एक्स वाई जेड आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट R3 का ले लिए, क्योंकि टी स्टार मैप भी आपका R3 से R3 में ही है। और मैप बताना मतलब जनरल एलिमेंट की इमेज बताना। जब भी आपको मैप बताना होगा तो जनरल एलिमेंट की इमेज बताना। जनरल एलिमेंट ले लिए, देन एक्स वाई जेड को बेसिस के फॉर्म में लिख सकते हो। और बेसिस यहाँ आपकी बहुत खास तरीके के लिए हो, लिखना बड़ा आसान है, E1 E2 E3। तो एक्स इक्वल टू, जब बेसिस फॉर्म में लिखोगे तो एक्स E1 वाई E2 जेड E3, तुरंत स्टैंडर्ड। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे, जब आपको अपने मन पे डिपेंड छोड़ दिया जाना कि कौन सी बेसिस लेनी है, तो आप हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस लेना। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, सवाल के गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। कोई आड़ा टेढ़ा बेसिस मत लेना। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स E1 वाई E2 जेड E3, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस है E1 E2 E3, यही स्केलर का काम कर जाएंगे। अब टी ऑपरेट करा दो इस पे, दिस टी स्टार, पार्डन में, टी स्टार इस पे ऑपरेट करा दो, टी स्टार ऑपरेट करा दो। टी स्टार एक्स वाई जेड इक्वल टू टी स्टार एक्स E1 वाई E2 जेड E3, टी स्टार ऑपरेट करा दिए, क्योंकि टी स्टार के द्वारा ही जनरल एलिमेंट की इमेज चाहिए, टी स्टार के द्वारा ही जनरल एलिमेंट की इमेज चाहिए, ऑपरेट कर। और टी स्टार जानते हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो तो पहले से प्रूव कर चुके हो, तो लिनियरिटी यूज कर दो। तो आपका क्या होगा? एक्स टी स्टार E1 प्लस वाई टी स्टार E2 प्लस जेड टी स्टार E3
एज, क्योंकि आप पहले से प्रूव कर चुके हो कि ये एडजॉइंट जो आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो लीनियरिटी कंडीशन यूज कर दिए, सब निकाल के बैठ चुके हो। टी स्टार इवन आपका क्या आया है 100 प्लस वाई टी स्टार ई टू निकाल के भी बैठ चुके, क्या आया आपका 110, और प्लस जेड टी स्टार ई थ्री भी निकाल के बैठ चुके हो, क्या आया आपका 111। देखो आपके अंसाल में एक दो सवाल ऐसे और पूछेगा, खोज के लगा लेना जहां भी होगा, अभी टाइम नहीं है, जब भी चलो का पेपर बाद में लगा लेना, या मैं खुद ग्रुप में डाल दूंगा खोज के। अब इसको सॉल्व करोगे कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लिकेशन, कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लिकेशन, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, आपका पहला पहला एंट्री जोड़ोगे तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा एंट्री क्या आएगा, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से y हो गया, यहाँ से यानी y प्लस जेड, और तीसरा एंट्री क्या आएगा, आप सोच रहे हो कि पलट के आ गया ना, ठीक है, टी एक्स वाई जेड जो दे रहा था टी स्टार क्या कर दे रहा है, पलट के दे रहा है। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा पलट के देगा, तुम लोग जल्दीबाजी में, तुम्हारे पास समय कम रहता है तो एग्जाम में क्या करते हो, अगर टी दिया हुआ है टी एक्स वाई इक्वल टू, टी एक्स वाई इक्वल टू मान लो दे दिया 2x प्लस वाई और 3x प्लस वाई या 2y, ये भी लीनियर, तुम क्या करते हो टी स्टार एक्स वाई इक्वल टू पलट देते हो 3x प्लस 2y, ये जनरल नहीं है, यहाँ आ गया वो अलग बात है, जनरल मत कर देना कि टी स्टार पलट के लिख देना, ठीक है, पलट के यहाँ आ गया वो आप अच्छी बात है, कभी कभी आ गया तो इससे थोड़ी ना मतलब है कि आप जनरलाइज कर दोगे, जनरलाइज कर दोगे। तो सो वी हैव, आपको ये टी स्टार ही तो निकालना था, तो सो वी हैव टी स्टार इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3, और उसकी वर्किंग पता चल गई, टी स्टार फ्रॉम R3 टू R3 इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऑलरेडी जानते ही हो, गिवन बाई टी स्टार किसी भी एक्स वाई जेड को कहाँ मैप कर रहा है, कहाँ मैप कर रहा है वो आपके सामने है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड जेड, फॉर ऑल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स कामा वाई जेड बिलोंग्स टू R3। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एडजॉइंट निकालने का, और आप हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस निकाल के करना, ठीक है। एक सवाल आप लोग जल्दी से करने की कोशिश करो, R2 से R2 में बहुत छोटा सवाल दे रहा हूँ, R2 से R2 में टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स, इसका एडजॉइंट फाइंड करो, फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस लीनियर ऑपरेटर, क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी पढ़ो पक्का करके जाओगे, ये आएगा तो मैं तो कर लूंगा ना, काहे पे तो पर लेना सीखो, हम 5 मिनट पढ़ ले और कुछ कर कुछ ना पाए, यही फिलोसफी, हम लोग भी बहुत लिमिटेड पढ़ के जाते थे और बहुत अच्छा नंबर पाते थे। हाँ उसमें से गलती ना होगी, जो हमें आ रहा है वो आ रहा है। और हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस आर्थो नॉर्मल बेसिस होती है, कुछ दूसरा बेसिस मत लेना, नहीं तो फंस जाओगे। अब तुम्हारी मर्जी, लेकिन ऐसा कभी करता नहीं।
तो पता है कि आपका सवाल 10-15 मिनट में लग जाए, अगर दे देगा तो फिर करना, फिर दे देगा तो उस बेसिस के फॉर्म में सब, क्योंकि फिर उसमें दिक्कत ये होती है, फिर उसमें स्केलर स्केलर निकालने में लीनियर इक्वेशन बनने लगेंगे, फिर सॉल्व करने में वो जानता है, फिर 1 घंटे का सवाल हो जाएगा। एग्जामिनेशन वाला ध्यान देता है। क्या हो गया, क्या आया बताओ उत्तर? माइनस, ऐसे 2-4 सवाल अपने मन से भी बना के कर लेना, मतलब जिससे थोड़ा आपका हाथ साफ हो जाए। Let V be a finite dimensional inner product space over a field F. Let V be a finite dimensional inner product space over a field F. ऐसी जगह रख दिए हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा होगा। V be a finite dimensional inner product space over a field F. यहाँ F आपका R C या R, let V equal to V1 V2 Vn be an orthonormal basis of V. Then let A be the matrix of T रिस्पेक्ट, T तो कहीं माने नहीं, एक चीज हम और ले लो, लेट T बिलोंग्स टू इंड V, तो V से V में लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लेट मैट्रिक्स ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू B, ये आपको A दिया गया है। पूरी एजम्पशन ध्यान से पढ़ लेना। V एक फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस है एफ के ऊपर, एफ सी या आर कुछ भी हो सकता है। V एक आर्थोनॉर्मल बेसिस दिया गया है V का। T एक लीनियर ऑपरेटर है V से V में, इंड V का मतलब V से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इस T का इस बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स A दिया गया है। देन आप कंक्लूजन क्या कहता है, ये कैरेक्टराइजेशन, देन T इज यूनिटरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T आपका यूनिटरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और अगर फील्ड R है तो यूनिटरी को क्या बोलते हो, आर्थोगोनल। दोनों प्रूफ सेम ही लिखना एग्जाम में, चाहे आर्थोगोनल के लिए पूछे चाहे यूनिटरी पूछे, यही प्रूफ लिख के आना। T इज यूनिटरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, R आर्थोगोनल। तो 2 बार लिखवाने पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। F इक्वल टू आर, इफ एंड ओनली इफ जो T से एसोसिएटेड मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम्स हैं वो आर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करेंगे। द कॉलम्स ऑफ ए, द कॉलम्स, कितने कॉलम आएंगे, n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी ना, अगर V से V में है। ये देखो बेसिस कितने की है, अगर बेसिस या बेसिस में n एलिमेंट है, इसका मतलब आपका वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है, तो n
n डायमेंशन के वेक्टर स्पेस से n डायमेंशन के वेक्टर स्पेस में लीनियर ऑपरेटर है, मैट्रिक्स n क्रॉस n की होगी। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसमें कॉलम कितने होंगे, n कॉलम होंगे। द कॉलम्स C1 C2 Cn forms an orthonormal basis, sorry, orthonormal set. The columns C1 C2 C3 of the matrix A, मैट्रिक्स ए है उसके जो कॉलम्स होंगे वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म करेंगे। दैट मीन्स दैट इज, सेट बनाओगे कैसे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, डॉट डॉट डॉट, nवां कॉलम इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा किसके अंदर, ये थोड़ा सोच के बताओ। ऑर्थोनॉर्मल सेट किस वेक्टर स्पेस के अंदर होगा? ये C1 C2 जो कॉलम है, कॉलम वेक्टर के एलिमेंट किसके होंगे? C1 किसका एलिमेंट होगा? C1 किसका एलिमेंट होगा? इन जनरल दोनों एक साथ लेकर चल रहे हो ना, यूनिटरी और ऑर्थोगोनल दोनों। Cn Fn का एलिमेंट होगा। C1 मतलब A पहला कॉलम A11, ठीक है, A21 AN1 पहला कॉलम, तो एलिमेंट Fn का होगा ना। अगर ये F से आ रहा है, ये F से आ रहा है, तो ये Fn का एलिमेंट होगा कॉलम वेक्टर की फॉर्म में। थोड़ा बहुत आप समझिए, ये C1 C2 Cn आपके Fn के एलिमेंट हैं, तो ये आपका सबसेट किसका होगा? Fn का सबसेट होगा। इसका मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा वेक्टर स्पेस Fn ओवर F के अंदर, इन Fn ओवर F। प्रोवाइडेड, मैं बार बार कहता स्टेटमेंट के प्रूफ से ज्यादा स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। प्रोवाइडेड जो इनर प्रोडक्ट दिया गया है वी के ऊपर, वी के ऊपर जो इनर प्रोडक्ट दिया गया है, सॉरी Fn ओवर F के ऊपर जो इनर प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। Fn ओवर F के ऊपर, वी पे तो जो इनर प्रोडक्ट है वो तो है, ठीक है, इसका मतलब नहीं है। लेकिन Fn ओवर F वेक्टर स्पेस है, जो इस पे स्टैंडर्ड इनर, जो इस पे इनर प्रोडक्ट लोगे, Fn ओवर F पे जो इनर प्रोडक्ट लोगे वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होगा। मीन्स डॉट प्रोडक्ट यहाँ का दो एलिमेंट कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, A1 A2 An, और दूसरा एलिमेंट B1 B2 डॉट डॉट Bn। हमेशा मैं आगे बोला था कि Fn के एलिमेंट को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखो। इनर प्रोडक्ट के अंदर पहला एलिमेंट Fn से, दूसरा एलिमेंट भी Fn से, ठीक है। प्रोवाइडेड जो इनर प्रोडक्ट दिया गया है वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। और स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या होता है? अगर फील्ड सी है, फील्ड सी है या आपका सी और आर है, तो जनरल सी पे देखोगे ना, तो आप शायद भूल गए होगे, मैं बता दे रहा हूँ। A1 B1 बार, पहले का और इसका बार मल्टीप्लाई करते हो, A1 B1 बार प्लस A2 B2 बार प्लस AN BN बार। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट की जब भी बात होगी तो आप वही समझोगे, समेशन AI BI बार I फ्रॉम 1 to N, A1 B1 बार प्लस A2 B2 बार प्लस AN BN बार। सपोज अगर फील्ड रियल हो जाए तो यह क्या आ जाएगा? बार हट जाएगा, तो वो भी कॉन्साइड कर रहा है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट से, ठीक है। स्टैंडर्ड आर के ऊपर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट यही तो होता है, A1 B1 A2 B2 AN BN। अगर ये आर्यन होगा, अगर ये आर्यन होगा तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या होगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN BN। और अगर CN होगा आपका ये होगा, तो जनरल यही तो लिखोगे, इसी के पर्टिकुलर उसमें आ जाएगा वो। तो एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन Fn प्रोवाइडेड, जो इनर प्रोडक्ट है ये इस तरह से ऑन Fn ओवर F, ऑन Fn ओवर F, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट Fn ओवर F पे ये है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। तो आप स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट नाम से जानते हो, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। ये आंसर प्रूव किया जाए। स्टेटमेंट जब तक मैं लिखता हूं तो आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ते रहिए कि वो क्या क्या रहा है। अगर यूनिटरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या आर्थो नॉर्मल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर यूनिटरी या आर्थो नॉर्मल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे एसोसिएटेड जो मैट्रिक्स होगी किसी भी आर्थो नॉर्मल बेसिस के रिस्पेक्ट में, किसी भी आर्थो नॉर्मल बेसिस के रिस्पेक्ट में,
उसके कॉलम वेक्टर हमेशा एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे। ये रिजल्ट यही आता है एग्जाम में, सिर्फ एक, कभी कभी एक ही साइड से प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट कॉलम वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स associated with a unitary linear transformation form an orthonormal set। तो यही सवाल है, form an orthonormal set। prove that the columns of a matrix associated with a unitary linear transformation forms an orthonormal set। तो यही सवाल एक साइड से केवल वो पूछ रहा है, ठीक है। क्या कभी एग्जाम में ये पूछ दे कि प्रूव दैट द कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ ऑर्थोगोनल, मैट्रिक्स जगह ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो उसका भी जो कॉलम्स होगा वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएगा। दोनों का एक साथ में प्रूव करना हो, सवाल चाहे जैसे पूछे, आंसर आपको यही लिखना है। सपोज दैट टी इज यूनिटरी। अगर केवल ऑर्थोगोनल में पूछता तो यूनिटरी को रिप्लेस कर देते ऑर्थोगोनल से, सपोज टी इज यूनिटरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर यूनिटरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो यूनिटरी की तुरंत शर्त लिख दो, देन अगली लाइन क्या लिखोगे, टी स्टार इक्वल टू टी इनवर्स। और एक कैरेक्टराइजेशन आप और यूज करते हो क्या, इसके कई कैरेक्टराइजेशन बताए गए हैं यूनिटरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉर्म को प्रिजर्व करता है, इनर प्रोडक्ट को भी प्रिजर्व करता है, ठीक। मतलब टी ऑफ एक्स, जो भी टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई का इनर प्रोडक्ट वही आएगा जो एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट प्रिजर्व करेगा, यानी जो आपका टी है यूनिटरी लीनियर ऑपरेटर इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करता है, यानी एलिमेंट के बीच का जो इनर प्रोडक्ट होगा वही इमेजेस के बीच में होगा। प्रियांशु, वही फिर मैं एक ही चीज तुम्हारे पास, सिंस ए इक्वल टू ए आई जे, अगर ए को ए आई जे फॉर्म में ले, सिंस ए इक्वल टू ए आई जे इज मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये आपके पास दिया गया है, ए बी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो दिया गया v1 v2 vn, उसके रिस्पेक्ट में यही मैट्रिक्स तो दिया गया है ए, ठीक है, जिसको ए आई जे फॉर्म में लिख रहे हो। देन टी वी जे क्या होगा, टी वी जे, अगर ए टी की मैट्रिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, टी वी जे क्या होगा, समेशन फ्रॉम, हाँ ये तो बस तुरंत बता, ए आई जे वी आई, तुरंत 1 मिनट में सोचो तो तुरंत लिखना है आपको। जब टी की मैट्रिक्स ये है, ए टी वी जे निकालोगे तो जो स्केलर्स आएंगे, वो आपके क्या आएंगे, जेएथ कॉलम। अगर वीजे का इमेज निकाल रहे हो जेएथ कॉलम, क्या लिख देना, फॉर एनी जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो आधे लोग समझेंगे केवल एक का जे की बात कर रहे हैं, ये कुछ भी, यानी टी वी वन आएगा तो आप पहला कॉलम लिखोगे कोफिशिएंट, टी वी टू लिखोगे तो दूसरा लिखोगे, टी वी थ्री लिखोगे तीसरा लिखोगे। नाउ टी वी जे यूनिटरी का आपको कंडीशन यूज करना, टी ऐसे लिख दे, टी वी आई इनर प्रोडक्ट टी वी जे, क्योंकि टी सोच के बताना टी यूनिटरी है, ये तो मान के चलो ना टी यूनिटरी है, तो इनर प्रोडक्ट टी वी आई टी वी जे किसके बराबर होगा, इनर प्रोडक्ट वी आई वी जे के, एज टी यूनिटरी, और वी आई इनर प्रोडक्ट वीजे क्या, अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तुरंत लिख दो, वी आई इनर प्रोडक्ट वी आई वीजे क्या हो जाए, क्रॉनेगर डेल्टा आई जे। वो कुछ कर थोड़ी ना हो, एक ही बार बार काम करता हूँ, डेल्टा आई जे, ठीक है, क्या आया,
अब इस टी वी आई को ये यूज करोगे, टी वी आई की जगह भी ये लिखोगे, ये यूज। जब आप कह रहे हो ये किसी भी जे के लिए सही है जो 1 से लेकर के एन के बीच में, तो आपका आई भी 1 से लेकर के एन के बीच में, तो टी वी आई को क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज टी वी आई समेशन के फ्रॉम 1 टू एन। अब की बार वी आई लिख रहे हो तो ith कॉलम, तो ए के आई और उसके साथ क्या लिखोगे? प्रियांशु तुम बताओ। ए के आई, बी के, बी के, बी के। और टी वीजे को क्या लिखोगे? टी वीजे को बस यही लिखना है। जब आप टी वीजे को लिखो तो जेथ कॉलम लिखना है, तो समेशन ऑफ एल फ्रॉम 1 टू एन ए एल जे, नोटेशन ही तो है वी आई। जैसे यहाँ आप आई जे लिख रहे हो, ठीक, ये आई फ्रॉम 1 टू एन लिख करके मैं एल फ्रॉम 1 टू एन लिख दिया, ए एल जे वी एल, वी एल। इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, डेल्टा आई जे। अब आप इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी राइट लेफ्ट साइड में यूज, उधर तो डेल्टा आई जे आपका पड़ा रहेगा, राइट साइड में यूज करो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, आपकी क्या आएगी? तो यहां से आपका समेशन के फ्रॉम 1 टू एन ए के आई, और यहां से दो समेशन आएगा, समेशन एल फ्रॉम 1 टू एन ए के आई, और यहां से बाहर करोगे तो ए एल के बार, और इनर प्रोडक्ट वी के, वी के। इक्वल टू डेल्टा आई जे। हाँ, तो डेल्टा आई जे चलता रहेगा, ठीक है। अब प्रियांशु वेरिएशन हमेशा ध्यान रखना के और यल पे है, के और यल पे। एक लाइन और लिख लो तब आपको थोड़ा, के फ्रॉम 1 टू एन, उसको क्रमकर डेल्टा लिख लो, के फ्रॉम 1 टू एन और यल फ्रॉम 1 टू एन ए के आई ए एल जे का बार, और ये आपका क्या है? ये मैं कुछ गड़बड़ लिखा हूँ, वी एल, आप लोग बता दो, वी एल, वी एल, डेल्टा के एल। क्योंकि आर्थो नॉर्मल बेसिस तुरंत डेल्टा के एल ही देगा, तुरंत सोचना ही नहीं है अगर आर्थो नॉर्मल बेसिस। इक्वल टू डेल्टा आई जे। ये एक चीज जो आप कर रहे हो, ये यहाँ से कर रहे हो, ये बीच में हमें एक जगह इम्प्लाइज दैट आगे में बराबर बनाती है, ये बहुत बड़ा, मतलब समझ लो कि बहुत बड़ा पाप होने वाला था। बराबर कैसे दो दो बार आएगा, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, ये बहुत बड़ा क्राइम है मैथमेटिक्स, यहाँ इम्प्लाइज दैट, हर जगह इम्प्लाइज दैट, दो दो बार बराबर लिख रहा हूँ, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, और दैट इज क्राइम इन मैथमेटिक्स, खास करके प्योर मैथमेटिक्स में, इम्प्लाइज दैट, दिस दिस इम्प्लाइज दैट। अब वेरिएशन ध्यान रखना, के आपका, के वेरिएशन के पे है और यल पे है, के पे है और यल पे है। आपको क्या आएगा यहाँ से? नहीं, ये कर सकते हो, डेल्टा के एल कब 1 होगा? हाँ, तो के एल और एल इक्वल हो जाए, इक्वल करा दो तो बचेगा केवल क्या टर्म में। तुम घबराओ मत कि के एल दो बार, के और एल जब इक्वल होगा एक ही टर्म बचेगा इसमें, जब इसको खोलोगे चाहे जितने टर्म में एक ही, जब के बराबर यल होगा बाकी सब जीरो होगा, जब के बराबर यल होगा केवल एक ही टर्म बचेगा, ए के आई, और यल की जगह भी के लिख दो, ए के जे बार, समझ पा रहे हो? एक ही टर्म बचेगा, एक ही, बस ये बचेगा, बाकी सब खलास, ठीक, समेशन में चाहे जितने टर्म हो उससे कोई मतलब नहीं है। के बराबर यल होगा, तो या तो यहाँ यल कर देते दोनों, या तो दोनों के, एक के को के रहने दिए,
आप क्या कर रहे हो, एल को के कर दे रहे हो तो डेल्टा के 1 हो जाएगा। यहाँ एल को के रख दिए तो ए के जे बार, केवल एक टर्म बचेगा, ए के आई ए बार के जे बार के जे बार के जे। और इसमें आपका अभी एक चीज बचा हुआ है क्या, ए के आई ए बार के जे आई के इक्वल टू, अगर आप यल इक्वल टू के रख रहे हो तो इस समेशन में यल इक्वल टू डेल्टा के उस टाइम पे, अच्छा के आपके पड़े हुए यहाँ पे के, इसमें एक चीज आप भूल रहे हो, समेशन ये पूरा यल, इसमें एन टर्म है, के फ्रॉम 1 टू एन, ए के आई ए बार के जे, क्योंकि के आपका समेशन में है यहाँ पे भी, ये भी तो समेशन में लेके रहे हो। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा एल को के कर रहे हो, एल को के कर रहे हो और समेशन आपका के पे 1 है, इसका मतलब इसके के करस्पॉन्डिंग एन टर्म्स तो आएंगे, के करस्पॉन्डिंग एन, ये अभी समेशन, ये अभी आपका जब के को यल की जगह के लिख रहे हो, के तो आपका इस पे पड़ा हुआ है ना, और आपके समेशन में के है, तो ये तो बचा रहेगा, जो गायब हो रहा है वो समेशन, यल गायब हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग समेशन गायब हो जाएगा। इसको दो चार टर्म खोल के लिखा करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एल गायब कर रहे हो तो ये समेशन गायब होगा, के आपका पड़ा हुआ है तो के वाला समेशन पड़ा रहेगा, के फ्रॉम 1 टू एन इक्वल टू डेल्टा आई जे, डेल्टा आई जे। अब ये है क्या जो समेशन के फ्रॉम, ये कुछ है नहीं, इनर प्रोडक्ट, अगर ध्यान से देखो, इनर प्रोडक्ट ए के आई, मतलब के फ्रॉम 1 टू एन, के आपका 1 से लेकर के एन तक वेरी कर रहा है, के को वेरी करा दो 1 से लेकर के एन तक, हाँ तो ए 1 आई ए 2 आई डॉट 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 ए एन आई, क्या आया, इसका इनर प्रोडक्ट, यहां आपका के वेरी कराओगे 1 से लेकर के एन तक, क्या आएगा आपका, ए बार 1 जे, ए बार और डॉट 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 ए बार एन जे। ये मैट्रिक्स का क्या है, ये जो आया ये है क्या है, ये ith कॉलम मतलब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट है, तो दिस इज नथिंग बट, आपको आर्थो नॉर्मल दिखाना है, तो ये आपका डायरेक्ट तो कॉल ए 1 बार जे, ए 2 बार जे, ए एन बार जे, आपका आया बार, ith कॉलम है, ये jth कॉलम है, ith कॉलम का इनर प्रोडक्ट jth के कॉलम के साथ डे आई डेल्टा आई जे। अरे ये तुम लोग गलती कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ बार लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक, आप गेम यही तो गड़बड़ी कर रही है। अब इस बाय डिफिनीशन आप इनर प्रोडक्ट, जब इसका इनर प्रोडक्ट निकालोगे तो आपका क्या आएगा, ए 1 आई ए 1 जे बार, इनर प्रोडक्ट की डिफिनीशन ये कहती है, जब इनर प्रोडक्ट ये निकालोगे इसका तो आपका क्या आएगा, ए 1 आई ए 1 जे बार, तो खोलोगे तो आपका क्या आएगा, ए 1 आई, आप झूठा वहां बार लगा दिए, ये तो थोड़ा, ए 1 आई ए 1 जे बार, यही तो आएगा, जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ले रहे हो या फिर ओवर में, इसका पहला और इसका बार ए 1 जे बार, और प्लस ए 2 आई ए 2 जे बार, और प्लस डॉट 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 ए एन आई ए एन जे बार, जब इनर प्रोडक्ट खोलोगे तो, और ऊपर आपका यही है एग्जैक्टली, ये जब इनर प्रोडक्ट खोलोगे इक्वल टू डेल्टा आई जे, डेल्टा आई जे, और ये आपका है क्या, आपका यही तो, इसको खोलने पे मीन्स आपका ये आई एथ कॉलम जे एथ कॉलम,
मीन्स समेशन के फ्रॉम 1 to n ए के आई ए के जे बार। इसको खोलोगे यही तो आएगा। तो खोलो के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1 to n रखो, क्या आ रहा है आपका? के इक्वल टू 1 to n रखोगे तो A1i A1j बार, एक जगह 1 रख रहे हो, A1i A1j बार आ रहा पहला टर्म। जब के इक्वल टू 2 रखोगे तो आपका क्या आ रहा है? A2i A2j बार, के वेरी करा रहे हो। जब के इक्वल टू 3 रखोगे तो क्या आएगा? A3i A3j बार, ठीक है। ऐसे जब के इक्वल टू 1 रखोगे तो आपका क्या आएगा? ANi ANJ बार इक्वल टू डेल्टा आई जे। यहाँ बार लागने लगे, इसका इनर प्रोडक्ट यही निकल के आएगा। तो ये लिखे हो ना, इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट है, ये इनर प्रोडक्ट है। मैं यहाँ नीचे खोल के समझा दिया, ठीक है, नीचे खोल के, क्योंकि आप उस पर जो इनर प्रोडक्ट ले रहे हो वो बार वाला, तो ये बार के साथ ही है। मतलब इस वेक्टर का एफएन के इस वेक्टर का एफएन के इस वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट निकालोगे तो यही आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, और ये बाकायदा यही है, ठीक है, ये है, ठीक। तो और ये है क्या? कहानी अब खत्म, प्रूफ इज ओवर। ये आपका क्या है? मैट्रिक्स का क्या है? ए मैट्रिक्स का क्या है? ये आईएथ कॉलम, आईएथ कॉलम। और ये मैट्रिक्स का क्या है? एथ कॉलम। तो सी आई इनर प्रोडक्ट सीजे, यही प्रूव करना था आपको। सी आई इनर प्रोडक्ट सीजे डेल्टा आई जे होगा, डेल्टा आई जे मतलब सेम कॉलम का सेम कॉलम के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आएगा। अगर दोनों डेल्टा आई जे का मतलब क्या, आई बराबर जे, तो मतलब सेम का सेम के साथ 1 आएगा और डिफरेंट के साथ 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो कॉलम्स हैं ए के वो आर्थोनॉर्मल सेट बना रहे हैं। दिस प्रूव्स दैट, क्योंकि डेल्टा आई जे क्रोनेकर डेल्टा ए मतलब 1 होता है इफ आई बराबर जे, और 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। इसको मतलब सेम कॉलम के साथ इनर प्रोडक्ट 1 दे रहा है और डिस्टिंक्ट कॉलम के साथ 0। इसका मतलब जो C1 C2 CN कॉलम है वो एक आर्थोनॉर्मल सेट बना ले रहे हैं, किसके अंदर? FN के अंदर। दिस प्रूव्स दैट, दिस शोज दैट, या प्रूव्स दैट, दिस शोज दैट C1, क्योंकि ये आई जे आपका यहाँ लिख सकते हो फॉर ऑल आई जे वेरीज फ्रॉम, क्योंकि आई और जे पे वेरिएशन है 1 से लेकर के अंत तक। तो दिस शोज दैट C1 C2 C3 डॉट 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 CN फॉर्म्स एन आर्थोनॉर्मल सेट इन FN ओवर F, FN ओवर F। एक साइड से आप प्रूव कर लिए प्लीज। कन्वर्सली सपोज दैट, जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम अब की बार आर्थोनॉर्मल सेट बना रहे हैं। C1 C2 CN फॉर्म्स एन ONS आर्थोनॉर्मल सेट इन FN ओवर F, इन FN। और आपको क्या दिखाना है? T यूनिटरी हो जाए, यूनिटरी हो जाए। तो ट्रेस बैक प्रूफ है, आर्थोनॉर्मल सेट तो यूनिटरी दिखाना है। अगर आप बेसिस एलिमेंट पे दिखा दो, ठीक, जो बेसिस, अगर आपको दिखाना टी यूनिटरी तो क्या करोगे? आर्थोनॉर्मल बेसिस पे चला जाए। कैरेक्टराइजेशन आपको नोट्स में होगा, टी को यूनिटरी बोलोगे, अगर आर्थोनॉर्मल बेसिस पे चला जाए। आप दिखाने की कोशिश करोगे कि वी हैव टू शो दैट, करिएगा इसको बहुत, टू शो दैट कि टी इज यूनिटरी, इट इज सफिशियंट टू शो दैट, ये पर्याप्त होगा दिखाना कि टीबी इज एन आर्थोनॉर्मल सेट ऑफ, टीबी इज एन आर्थोनॉर्मल सेट ऑफ बी और एवरी
फॉर एवरी आर्थो नॉर्मल, अरे आर्थो नॉर्मल सेट लिख दिया, यहाँ बेसिस लिखना, आर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ वी फॉर एवरी आर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ डोमेन, और एवरी आर्थो नॉर्मल बेसिस बी ऑफ डोमेन स्पेस। एक कैरेक्टराइजेशन आपकी यूनिटरी की है, टी को यूनिटरी दिखाना, आपके पास क्या है, कॉलम्स जो है तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के कॉलम्स आर्थोनॉर्मल सेट बना रहे हैं, तो ये आर्थोनॉर्मल बेसिस को आर्थोनॉर्मल बेसिस पे भेजेगा। ये प्रूव करना है तो करिएगा, नहीं भी करोगे ज़्यादातर एक ही साइड से पूछ, ट्राई करिएगा अपने बेसिस पे। और भी तरीके हैं, एक उनमें से एक तरीका ये है। आइगन वेक्टर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट कंसेप्ट है आपके टॉपिक का, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। अब 5 मिनट का ब्रेक ले लो। पूछा नहीं, करवाते हैं। बंद कर दे, यहाँ से क्या करें, बंद कर देना।